This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यूथ चर्चा पर। आज की खास चर्चा होने वाली है कानून के विषय में। कानून का समाज से क्या संबंध है और कोई छात्र अपने जीवन में कानून से संबंधित पढ़ाई करके अपना करियर चूज करना चाहता है तो किस तरीके से वो आगे जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत मिश्रा सर और विभाग के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सर के साथ में कि मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि जो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है कि जो भी बच्चा इसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से प्रारंभ हुई जी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही वह संस्थान है। उसके बाद सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में क्लास 6 to 12, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही कॉमर्स डिपार्टमेंट से मैंने बीकॉम किया। LLB काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विधि संकाय से और LLM विधि संकाय से जी। 99 दिसंबर में मेरा नेट ड्यूरिंग LLM हुआ जी। और उसके उपरांत मैंने PhD काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही 2008 में प्राप्त की। जी। तो उसके बाद आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी कि बनारस काशी से आपकी शुरुआत हुई प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की। तो आपने कैसे मतलब इसमें रुझान आया कि कानून के क्षेत्र में मुझे पढ़ना चाहिए आफ्टर 12th, और कैसे एक बच्चा चूज कर सकता है कि उसको कानून के क्षेत्र में आना चाहिए? उसके बाद उन दिनों क्लास 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB नहीं था। जनरली ग्रेजुएशन के बाद ही आप विधि की शिक्षा में जा सकते थे। तो ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स फैकल्टी से किया। उसके उपरांत जो है कंपटीशन के माध्यम से ही LLB में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेलेक्ट हुआ। तो आप उस दौर का भी जिक्र कर लेते हैं कि आप उस टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे? एक एवरेज स्टूडेंट थे, टॉपर स्टूडेंट थे या बैक बेंचर स्टूडेंट थे? नॉर्मली आप हमको एक मीडियाकर कह सकते हैं जी। क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स के प्रति भी रुझान रहा है और टीम लीडर के तौर पे भी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाना जाता था। जी जी। आज सर यहाँ पे सुशोभित हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में। तो अब मैं थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेता हूँ कि अब डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या सुविधाएं अभी हमारा विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है। बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान 1999 से प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत यहाँ BA LLB और LLB जी और LLM की कक्षाएं प्रारंभ हुई जी। वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नैक A++ विश्वविद्यालय है जी। और हमारा संस्थान ऑल इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क में नेशनल फ्रेमवर्क में अगर देखा जाए 38 और स्टेट फ्रेमवर्क में 6 छठा स्थान प्राप्त करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान डिपार्टमेंट पूरे भारत में 38 रैंक पर है और उत्तर प्रदेश में 6ठी रैंक पर है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो सर मैं अभी थोड़ा स्टूडेंट्स के लेके बात करता हूँ कि किसी छात्र ने अगर BSc कर रखी है या फिर कोई UG प्रोग्राम कर रखा हुआ है और या 12th का स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो यहाँ पे कैसे अपना करियर बना सकता है इस क्षेत्र में?
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अपना खुद का एंट्रेंस कराता है जी और 12th पास के बाद वो इंटीग्रेटेड 5 ईयर BA LLB कर सकता है अपने जी। यहाँ से, और ग्रेजुएशन के उपरांत वो LLB ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सीट्स हैं एलएलबी के लिए भी? LLB में 180 सीट है जी। और BA LLB में 60 सीट है, LLM में 40 सीट है। ट्रांसपेरेंसी है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? एंट्रेंस के मेरिट के थ्रू होता है जी। और मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि क्लास 12th में बच्चे का 45% होना चाहिए और जी। ग्रेजुएशन में भी अगर LLB में लेना चाहता है तो 45% जनरल है। अच्छा OBC के लिए क्राइटेरिया में चेंज है, LLB में 43 और SC के लिए 40%। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि जो छात्र या जिनका परिवार फाइनेंशियली कंडीशन उनकी खराब है, तो क्या विश्वविद्यालय में प्रावधान है एडमिशन के लिए? समर्थ पोर्टल के थ्रू अगर एडमिशन जी वर्तमान में चल रहा है, जिसके पास फ्री सिप कार्ड है जी। उसका एडमिशन SC कैटेगरी में फ्री में होगा। उसका कोई भी शुल्क, उसका 0 फीस उसको कहा ही जाता है। जी और विश्वविद्यालय ने भी अपने स्तर पे टॉपर्स को लेके कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जी। दिए हुए हैं। जो गरीब हैं उन छात्रों को वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी उन छात्रों के लिए जो पढ़ने में होशियार हैं और अगर फाइनेंशियली अगर उनको दिक्कत आ रही है तो विश्वविद्यालय में ऐसा प्रावधान है कि जो फ्रीशिप कार्ड के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो सर मैं अब बात करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और यहाँ से वो पढ़ाई कर रहा है कानून की, और उसके बाद उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कि उसको ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से आपका मार्गदर्शन मिलता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो सिलेबस डिज़ाइन है वो सिलेबस इस प्रकृति का है कि उससे आप किसी भी तरीके के जुडिशियल सर्विसेज, अगर आप सरकारी वकील के तौर पे बनना चाहते हैं तो APO, जी बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक में लॉ अफसर या लॉ मैनेजर की पोस्ट आती है, जी और एडवोकेसी के सारे आयाम को उन्होंने सिलेबस में सम्मिलित किया है। जी और जुडिशरी के इन 30 ये जो LLB और BA LLB के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, इनके 30 पेपर में से जनरली 22 पेपर जो है पूरे देश के किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्जाम में आते हैं। सर इसका संबंध BCI से कैसा है? हमारे डिपार्टमेंट में संबंध BCI से किस तरीके से है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी लीगल एजुकेशन, सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन को रिकॉग्निशन देती है। जैसे किसी भी सेंटर, पूरे देश में जितने भी सेंटर हैं जी जो लॉ की पढ़ाई कराते हैं, जी उसका रिकॉग्निशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना अनिवार्य है। अच्छा कंपल्सन है ये कि आप बिना BCI के आप संबद्धता के आधार पे आप कॉलेज नहीं खोल सकते। जनरली आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय संबद्धता दे देता है तो आप BA BSc भी काम खोल लेते हैं, उसमें कोई और बॉडी नहीं है जो उस चीज़ को चेक करे। यहाँ पे डबल है, जी यहाँ विश्वविद्यालय संबद्धता देता है जी और मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। जी ऐसा इसलिए है क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही लॉयर से एडवोकेट में कन्वर्जन होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है? हर लॉ ग्रेजुएट जो है वो लॉयर कहलाता है, लेकिन जब वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास कर लेता है उसके उपरांत जो है वो किसी भी कोर्ट में अपना शपथ पत्र जी या किसी अन्य की पैरवी करने के लिए वो अधिकृत रूप से आ जाता है कि वह वकालत के पेशे में जा सकता है, उसके वकालतनामा लगा सकता है। अन्यथा की स्थिति में लॉ ग्रेजुएट है, लॉयर विधि का जानकार तो है, लेकिन एडवोकेट के तौर पे वह किसी कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर जब ये कानून को लेके बात चली रही है तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो गाड़ियों पर लॉयर या एडवोकेट लिखा रहता है तो क्या ये विधि के अनुरूप है या फिर लीगल अनलीगल क्या है? कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गाड़ियों पे किसी भी तरीके का चिन्ह मोटर व्हीकल एक्ट परमिट नहीं करता। अच्छा
वो आरटीओ का काम है कि वो उसका चालान करे, कि उस पर किसी भी तरीके का पुलिस, एडवोकेट, लॉयर लॉयर नहीं लिखा हो। सर मैं इसी क्रम में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कोर्ट विजिट्स, लीगल एड्स, जैसे कि मैंने रिसर्च किया कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स है, मूट कोर्ट भी है, तो उसका क्या है और उससे कैसे स्टूडेंट्स को लाभ मिलता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बेसिकली मूट कोर्ट हमारे यहाँ लॉ के छात्रों का एक पेपर है जी और उसमें प्रोसीजरल लॉ कोर्ट में कैसे अप्लाई होगा, जी उस प्रोसीडिंग को सीखने के लिए एक काल्पनिक कोर्ट की संरचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही की गई है जी कि हर लीगल एजुकेशन सेंटर में मूट कोर्ट कंपलसरी है जी और वहाँ बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और पूरे देश भर में मूट कोर्ट कंपटीशन भी होते जी। हैं, उन कंपटीशनों में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो न्यायालय है, जो छात्र यहाँ से लॉयर के बाद जब वो एडवोकेट बनता है, तो जब वो व्यक्ति या जो बच्चों छात्र है, जब वो वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पे वर्क करे, उससे पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में यहाँ पे वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रिसर्च किया, मैंने पाया कि यहाँ पे एक लीगल एड रूम है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है वो लीगल एड रूम। फ्री लीगल एड क्लिनिक है, जी वो हर लीगल एजुकेशन सेंटर पे जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में ही दिया है कि हर लीगल एजुकेशन सेंटर पे वह होना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को उस लीगल एड रूम से निःशुल्क विधिक सहायता जी के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है और लॉ वॉलेंटियर्स जी जो एलएलबी और बीएलएलबी फाइनल ईयर के छात्र होते हैं, जी उनका एक पैनल होता है, वो पैनल रिकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट जज को कि ये व्यक्ति जो है आर्टिकल 39 जी संविधान के अनुसार जो है अत्यधिक गरीब है और इसको फ्री लीगल एड की व्यवस्था की जाए। जी डिस्ट्रिक्ट जज इसका सत्यापन करने के उपरांत उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं, उनके वकालत वकील से लिए सारे चीज़ों का में कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क है। निःशुल्क है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी कि हमारे विश्वविद्यालय में एक जो बाबू जगजीवन राम यानी कि जिस कानून का जो विभाग है, उस विभाग में एक ऐसी सुविधा भी है जहां पे किसी व्यक्ति का, समाज में कोई भी किसी वर्ग का हो और निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी कोर्ट को लेके कोई अगर वो सजेशन चाहता हो, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम है पूरी, तो हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, वो पूरे टीम में शामिल होते हैं और उसको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो उसमें निःशुल्क वो प्रदान की जाती है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे इस बुंदेलखंड के लिए कि एक ऐसी सुविधा भी निःशुल्क प्रदान कर रही है। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा विभाग के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूँगा कि ये सेमिनार वर्कशॉप जो रहती हैं, तो उससे किस तरीके से लाभान्वित होते हैं जो छात्र हैं, वो किस तरीके से लाभान्वित होते हैं। संगोष्ठी या वर्कशॉप जो नए लॉ आ रहे हैं उनमें एक चर्चा का जी प्लेटफॉर्म है वो, और उस पर नए जितने भी विधियां आ रही हैं या जो पुरानी विधियां हैं उन विधियों में क्या कमी है जी और क्या होना चाहिए, इस पे विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और सेमिनार में पेपर उस विषय से संबंधित जिस पे वो सेमिनार है उस पे पेपर भी लोग प्रेजेंट करते हैं जी। और अपनी राय खोल कर रखते हैं। उस पे क्वेश्चनायर बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसके उनके ज्ञान से जो है अपने को अभिसिंचित भी करते हैं। सर मैं बात करूं कि हमारा विश्वविद्यालय का ये डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में 6ठे नंबर पर आ रहा है, तो हमारे क्या विजन है, क्या मिशन है और फ्यूचर को देखते हुए कि इस डिपार्टमेंट को आप कहाँ और देखना चाहेंगे। मेरी कोशिश ये है कि प्लेसमेंट जी बच्चों का यहाँ प्रॉपरली और इंटर्नशिप जी इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें जी और एक अच्छे लॉयर की भी भूमिका में, एक अच्छे भविष्य में जज की भूमिका में, जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका में वो समाज में अपना स्थान रखें। तो क्या, जैसे मैं कानून का छात्र नहीं हूँ और मैं किसी दूसरे विषय का विद्यार्थी हूँ और अगर मेरा मन हो रहा है कि मुझे, मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए, तो क्या इन फ्यूचर कोई ऐसे प्रावधान है कि जिससे कि मैं इसमें अपना आगे अपना करियर बना सकूं।
लॉ Short- प्रोफेशन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। जी आप कभी भी लॉ ग्रेजुएट हो सकते हैं। जी जो बीसीआई के मानक हैं उन मानकों के अनुसार अगर आपका परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, और उसके बाद प्रक्रिया जी एडवोकेट बनने की जो है उसको आप पास करते हैं तो आप एडवोकेट भी हो जाएंगे। कई विश्वविद्यालय में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो क्या हमारे इन फ्यूचर किस तरीके के शॉर्ट टर्म्स के लिए आपने सोच रखा है? शॉर्ट टर्म कोर्स में बेसिकली साइबर लॉ के ऊपर बच्चों का रुझान ज़्यादा है कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉ जो है वो कितना, क्योंकि अभी वो सिलेबस में इनके आ नहीं पाया है, जी वो बहुत थोड़ा सा वो आईपीआर के पोर्शन में पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स इस साल से प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, हमारा विश्वविद्यालय कैटेगरी वन वो संस्थाएं होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि वो संस्थाएं होती हैं जो खुद के कोर्सेज भी स्वयं से लॉन्च कर सकती है बच्चों की मांग को देखते हुए। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम नाग A++ सर्टिफाइड हो गए हैं। ये माननीय कुलपति जी की भी अहम भूमिका है कि जिन्होंने पहले हमारा विश्वविद्यालय B++ था और आज NAC A++ सर्टिफाइड है। सर, मैं इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कानून की पढ़ाई में जैसे आपका रुझान रहा कि आप इस तरीके से आए, कोई खास वाकया, कोई खास पल रहा हो, थोड़ा-सा आप शेयर करें? कोई अगर लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा हो? मैं चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और वहाँ का लॉ ग्रेजुएट, जी, एक तो हमारे ज़माने में जी, 80% अटेंडेंस कंपलसरी था, जी, तो आप पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ सोच नहीं सकते। जी, पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप जुडिशरी, क्योंकि मेरे ही 97 में मैंने ग्रेजुएट किया, जी। उसके बाद मैंने 97 टू 99 एलएलएम किया। जी, हम लोग के समय भी ये रिस्ट्रिक्शन था कि जिसका 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद होगा जी, वही जुडिशरी में जा सकता था। जी, तो पहला मोटो यही था कि जुडिशियल सर्विस में जाऊं, और उसके लिए मैंने 2000 में झारखंड में प्री मेंस और जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद मैं 7 जगह मेंस तक पहुंचा। जी। तो सर, अब चलते हैं कि जो समाज में हो रही चीज़ों को लेके बात करते हैं, जो समाज इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एआई आ गया है, इतनी टेक्नोलॉजी हाई होती चली जा रही है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी निहित है, इस सबसे हम वाकिफ हैं। तो मैं वही, जितना अच्छा असर एआई का है उतना ही कुछ दुरुपयोग भी हो रहे हैं। तो मेरा आपसे सीधा प्रश्न यह है कि आजकल जो एआई से जनरेटेड जो वीडियोस हो रही हैं, बन रही हैं, और किसी व्यक्ति उससे हैरेस हो गया है और उसको कोई गलत वीडियो बना दी गई और उसको वायरल कर दी गई है, तो क्या प्रावधान है विधि में? क्या कोई इसका विधान है या फिर या हमारे लूप होल है? अगर उस व्यक्ति को खोजा जा सकता है जिसने ऐसा किया है, जी, वो एआई के द्वारा फेक वीडियो बनाया हो जी, या अन्य किसी माध्यम से, जी, या गलत सूचनाओं का प्रदान करता हो, तो उस स्थिति में तो विधि में बहुत बहुत प्रावधान है। जी, लेकिन अगर उसे खोजा नहीं जा सकता जी, तो उस स्थिति में तो जब तक उसकी खोज जारी रहेगी तो उसको खोजा तो जरूर जाएगा। और डे बाय डे हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारत सरकार इस पे बहुत बेहतर काम कर रही है, और डे बाय डे आपकी जितनी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है जी। उसको साइबर सेल चेक करती है। सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंज्यूमर राइट्स को लेके। जैसे कि मैं अगर कभी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाता हूँ या फिर किसी कैफे में चाय कॉफ़ी पीने जाता हूँ, तो जो पानी की बॉटल है किसी बड़े कैफे में वो 20 रुपए की जगह 60 रुपीज़ में दी जाती है, और वो अगर बात करें तो 20 रुपए वाली वो उपलब्ध नहीं होती। प्रावधान का एक जजमेंट है कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप अगर जा रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट का ये दायित्व है कि वो अपने सारे कंज्यूमर्स को पानी उपलब्ध कराए और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए। लेकिन अगर आप बॉटल की मांग करते हैं तो उसका वो पेमेंट लेगा, और अन्यथा की दशा में वो फ्री में आपको पानी उपलब्ध कराएगा। सर, एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया एक व्यूअर की तरफ से कि सर, पर्यावरण से जुड़ी कई आजकल अदालतों में पहुंच रही हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक बैन को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी। तो अगर किसी व्यक्ति की सेहत प्रदूषण से उसकी हालत बिगड़ती है, तो सरकार या कंपनी पर वो किस पर मुकदमा चला सकता है?
इस पे तमाम मुकदमे सरकार पे हो चुके हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, वायु संरक्षण के लिए सरकार वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल जो गाड़ियां चल रही हैं उन गाड़ियों में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम से कम हो। और जागरूकता में लोग पेड़ भी लगाएं। माँ के नाम पेड़, सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ लगाए, क्योंकि शहरीकरण क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई व्यापक तौर पे हो रही है। तो इसको रोकने के लिए आप कम से कम अपने लिए, अपने जीवन के लिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप सरकार और समाज दोनों को साथ लेके चलिए। तो सर एक क्वेश्चन और आता है, हमारे डेली व्यूअर ने हमको मेल करके क्वेश्चन पूछा है, आज की युवा पीढ़ी के लिए सेम सेक्स मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो अधिकार का जो बहुत बड़ा मुद्दा समाज में आ रहा है, तो कानून किस हद तक बदलते समाज की गति में कदम मिला पा रहा है? ये और आजकल एक कंट्रोवर्शियल भी चीज चल रही है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बालिग होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों और विधियों के बारे में व्यापक ज्ञान रखता है, और ये एक नैतिकता और आदर्श की बात है कि आप किस सभ्य समाज में जो है रहते हैं। जी। तो थर्ड जेंडर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि सेम सेक्स के मामले में आप शादी नहीं कर सकते। जी। लिव इन रिलेशन ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है कि आप किसके साथ रहें, कैसे रहें। जी। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, ये था कि आजकल कि किस हद तक मतलब समाज को गति मिल रही है इन सभी चीजों को लेकर। ये चीजें समाज के लिए उपयोगी हैं या दुरुपयोगी, ये हर व्यक्ति जानता है। जी। और वो अपने सामाजिक दायरे में रहकर कार्य करता है। ठीक। तो यानी कि कह सकते हैं कि कानून में ये उल्लंघन नहीं है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, उसका मुद्दा नहीं है, ये आपकी परवरिश का मुद्दा है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, या फिर जो आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो आपके संस्कारों को लेकर चलता है कि वो आपकी चॉइस है कि आपको किसके साथ रहना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ है। लेकिन इसमें लॉ का इंटरफेरेंस नहीं है। लॉ का व्यापक इंटरफेरेंस है। अगर शादीशुदा के मामले में है तो आप जानते हैं तो तमाम फैमिली राइट्स जो है वो दोनों को प्राप्त हैं। और जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो शादीशुदा का क्वेश्चन ही नहीं है जी, वो क्वेश्चन जो है अनमैरिड कपल की आप बात कर रहे हैं। तो ये अनमैरिड कोई भी किसी के साथ दोस्ती यारी कर सकता है, आप उसको थोपा नहीं जा सकता जी, या आप उसको रोक भी नहीं सकते कि भाई आप क्यों जी, क्योंकि वो दोनों समझदार हैं। सामाजिकता के आधार पे जो है आप प्रतिरोध लोग करते हैं, और आपने देखा होगा तमाम जो है खाप पंचायत से लिए दिए तमाम मामले जो है आपको इसका दुष्परिणाम भी दिखाई देता है। जी। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, अगर कोई जो आज की युवा पीढ़ी भी अगर इसको देख रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विधि की शिक्षा व्यक्तियों को संविधान और विधियों के बारे में जागृत करती है, और इसे इस राष्ट्र में कंपलसरी बनाना चाहिए कि मौलिक लेवल पे सभी को जो स्कूलिंग करते हैं, जो अन्य विषयों में लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं, अन्य विषय से ग्रेजुएट हैं, वो विधि की जानकारी और ख़ास तौर से अपने कर्तव्यों और दायित्वों और अधिकारों के प्रति सचेत रहें, और कानूनी रूप से जो आपराधिक विधियां हैं उनकी भी उनको जानकारी रहे कि जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है सरकारें अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन उस स्थिति में मिनिमम जागरूकता जो है हर व्यक्ति को विधियों के बारे में ज्ञान उसका प्राप्त होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है।
सर मैं अब आपके साथ साथ मैं आपकी फैकल्टी से, इस विभाग की फैकल्टी से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि विभाग में और कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ और कौन-कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि आगे करियर में आगे उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो? अगर मैं हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, अभी जो टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, डिजिटल एज चल रही है, उसको लेके मैं स्टार्ट करूँगी कि हमारे पास अभी की आज की डेट में 5 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जो बच्चों के एडवांस स्टडीज़ में डेफ़िनेटली वो हेल्प करता है। उसके अलावा मूड कोर्ट रूम है, सेमिनार हॉल है, लीगल एड रूम्स हैं, स्वीप से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। एंड इसका अगर मैं अपने करिकुलम एनरिचमेंट की भी अगर हम बात करें, हमारे पास 4 से 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बच्चों के एडवांसमेंट इन लॉ जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी मदद करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मोड कोड कर ही एक सब्जेक्ट है, हाँ, सर ने उसके बताया। अलावा प्रोफेशनल एथिक्स कर है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करके एक सब्जेक्ट है, और प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का है। देखिए, अगर हम लीगल और नॉन लीगल दोनों फील्ड्स की बात करें, Yes. तो मैं खुद एक एग्जांपल लीगल एड रूम का आपको दूंगी, जी, जिसमें हम फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जी, और वहाँ पर हम जो ऑलरेडी लॉ के जो शिक्षक हैं, वही बैठ के, और जो भी बाहर से जिनको भी लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। that's great. तो ये एक अपनी तरफ से सुविधा है। बाकी मैं चाहूंगी कि हमारे और अध्यापक भी इसमें Please. हमारे डिपार्टमेंट में जैसे मैम ने बताया, इन सारी फैसिलिटीज के साथ साथ में ही कंप्यूटर लैब भी है, जिसमें नेट की सुविधा भी है। तो आप अगर कोई रिसर्च भी करना चाह रहा है, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, जी, तो अगर वो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो उसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में रैगिंग जो है वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट में कैमरेज लगाए गए हैं, जिनमें माइक भी लगा हुआ है। अगर आप कोई बोल भी रहे हैं, आप कोई ऐसा कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी बातों से ही किसी को हैरेस करने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो वो भी सर के पास उसका पूरा कंट्रोल है, सर उसको ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये फैसिलिटीज भी हमारे डिपार्टमेंट में है। वेलफेयर के काम भी हम लोग इंस्टीट्यूट करता है फ्री लीगल एड के माध्यम से, और हमारे यहाँ विभाग में क्लासेस में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो जो एंटी रैगिंग सेल है हमारा, Yes. वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में ऑब्जर्वेशन करता रहता है, और क्लास के अंदर जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही डिसिप्लिन मैनर्स में रहते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग कैमरा जो लग गया है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एंटी रैगिंग के काम करे या डिसिप्लिन में ना रहे। और हमारे यहाँ जो एचओडी साहब है, कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इनका जो बहुत ही योगदान रहा है कि हर कैमरे जो हर कमरे में लगे हैं और हर जगह लगे हैं, यहाँ तक कि पार्किंग तक में भी ऑब्जर्वेशन होता है। तो अब किसी भी बाहरी आउटसाइडर की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई भी गलत घटना को वो कारित करे। हमारे डिपार्टमेंट बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के द्वारा समय समय पे लीगल एड कैंप्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि गांव में जाके हम लोग स्टूडेंट्स को, गांव वालों को एजुकेट करते जी। हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे, कुछ विषयों पे, जी। जो हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं और उनको परामर्श देते हैं, जो कि लीगल एड कैंप का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को थाना विजिट कराते हैं, जी, कोर्ट विजिट कराया जाता है, जी। और डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज उनको दी जाती हैं, जिससे कि उनका पूर्ण विकास किया जा सके और वह अपने करियर में सक्सेसफुल वकील और जजेस बनने की हमारे डिपार्टमेंट में पूरा प्रयास किया जाता है। नमस्कार। अभी अपर्णा मैम ने बताया है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट टाइम पे कोर्ट विजिट भी करते हैं, थाना विजिट करते हैं, जेल विजिट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, कोर्ट विजिट के दौरान कोर्ट में जो प्रोसेस कैसे होती है, क्या तरीका है न्याय मिलने का, कोर्ट में कार्य कैसे होता है, तो ये सब विजिट के दौरान बच्चे सीखते हैं। और जेल में विजिट करके कि जेल में कैसे प्रशासन कार्य कर रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और हमारे यहाँ साथ में अपने डिपार्टमेंट में टाइम पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, और वर्कशॉप टाइम पे होते हैं। तो उसमें कल्चरल से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बच्चों का ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो अपना एक मेंटली, फिजिकली और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल हर तरीके से वो डेवलप होता है। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी है। कानून बहुत बार बनते हैं,
लेकिन कानून इतना सफल क्यों नहीं होते? एक यक्ष प्रश्न बार बार प्रकट होता है। धार्मिक मुद्दों को आप टच करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। जल्लीकट्टू एक खेल है आंध्र प्रदेश का, जिसमें इंसान क्या करता है, सांड से लड़ता है, उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, कई बार लोग मर गए। अब समस्या यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कहा बिल्कुल, ये हमारा क्या है, रिलीजियस अफेयर्स है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कानून निकला कहाँ से है? कानून निकला कहाँ से? कानून निकलता है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा, परंपराओं से, फोकवेज, मोर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, यहाँ से कानून निकलता है। और जो इनसे असंगत होते हैं वो कानून प्राय सफल नहीं होते। एक सर ने अभी विषय उठाया, बार बार आपने एक सवाल भी किया लिव इन रिलेशनशिप को लेके। सर ने कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत अधिकार है कि आप रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। लेकिन अभी हाल में उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेके आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन उसको कहना कि आपको रेगुलेट करना होगा। उसमें प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी प्रावधान है कि भाई आप रह तो सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपके माता पिता की सहमति से आप रहेंगे। और जब अलग होंगे तो भी आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएंगे, आप अवेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि समाज से छिपा के आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हमारे विभाग के जैसा कि शिक्षकों ने बोला, उसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद माननीय कुलपति जी के निर्देशन में लगातार दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और उन्हीं के लगातार प्रयास से सारे शिक्षक उनके साथ कार्य कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय को नैक A++ के बाद यूजीसी का A सर्टिफिकेशन, और मेरा डिपार्टमेंट NIRF में भी रैंक ले आने में प्रयासरत है। और वर्तमान में IIRF द्वारा रैंकिंग हमें प्राप्त हो गई है। तो मेरी कोशिश रहेगी, और विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति जी भी लगातार प्रयासरत हैं कि दिनों दिन हम वर्ल्ड फ्रेमिंग में भी अपना स्थान ला सकें। आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कि आप लोगों ने लॉ फील्ड क्यों चूज किया? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रिचिन दुबे है। मैं BLLB 9th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा आपने पूछा कि मैंने BLLB क्यों चूज़ करा, तो मैं समझता हूँ कि मनी जो है, मनी तो सबको इवेंचुअली कमाना ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि लॉ एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। अपन को लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, और साथ में एक समाज में एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस वजह से मेरे को लगा कि एक रिस्पेक्ट ज़रूरी है। मनी तो किसी भी प्रोफेशन से कमाया जा सकता है। और मेरा एक सर बैठे हुए हैं, तो मेरा एक उनसे एक सजेशन या सवाल जो भी समझे सर। तो मेरे NLU के और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या होता है, जैसे हर एक सेमेस्टर जो होता है उसके बाद एक सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो उधर उसमें उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है, उनका हर एक सेमेस्टर ब्रेक के बाद एक इंटर्नशिप उनको करनी मैंडेटरी होती है, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर देम। बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम, जूनियरशिप या इंटर्नशिप कह लीजिए आप, दोनों ही स्थितियों में बच्चे BA LLB और LLB के बच्चे अपने समर, जब आपकी गर्मी की छुट्टी होती है, उसमें आप उस प्रोग्राम को, जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो स्वयं किसी न किसी कोर्ट में चले जाते हैं, और उनको ये गाइडलाइन भी दी गई है कि आप जहाँ पे भी जाइए, आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपने इंटर्नशिप की और किसके अंडर में की। वो सिविल नेचर के एडवोकेट हैं या क्रिमिनल नेचर के। कुछ बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो उनके लिए ह्यूमन राइट कमीशन, लॉ कमीशन और ILI तमाम जगहों पे, भारत के तमाम जगहों पे वो कंपटीशन के द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं। जी, तो ये यहाँ से प्रावधान है कि यहाँ से आप इंटर्नशिप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो आप उसको बखूबी आप ज़मीनी तौर पर आप उतार सकते हैं। तो अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो जो सर से क्वेश्चन करना चाहता हो। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग की सबसे बड़ी ताकत क्या है सर, और आगे चल के हम लोग किस क्षेत्र में ये लाभ मतलब लोगों को दे सकेंगे इस चीज़ का? LLB ग्रेजुएट के लिए मैंने पहले भी बताया कि आप
अपने ऊर्जा का उपयोग जुडिशियल सर्विसेज के तौर पे, सरकारी वकील के तौर पे, लॉ अफसर के तौर पे, एडवोकेट पैनल के तौर पे, लॉयर्स के तौर पे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, ये आप तय करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेरा नाम मुकेश सविता है जी। मैं LLB 3rd ईयर का छात्र हूँ। इस पॉडकास्ट के दौरान जी मुझे विचार आया कि जो सभी शिक्षकों ने अपना परिचय दिया, लेकिन एक दायित्व बनता है छात्र का जी, जो अपने शिक्षकों के बारे में जो राय रखता है जी। मैं आज प्रतिनिधि हूँ छात्रों की तरफ से जी। शिक्षक दो प्रकार के होते हैं मुझे लगता है जी, जो सिर्फ सिखाते हैं और कुछ होते हैं जो वास्तव में सिखाते हैं। अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शिक्षा यहाँ से सीखने का, लॉ सीखने का, मैं सच कहूँ मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं बता नहीं सकता आपको। जो इंटेंसिटी, जो ग्रेविटी यहाँ के टीचर शिक्षक गण में है वो लाजवाब है। आज हमारे यहाँ पे सभी शिक्षक गण मौजूद हैं लॉ डिपार्टमेंट के। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस ग्रेविटी, जिस इंटेंसिटी के साथ शिक्षक अपना पूरा समय एक छात्र को देते हैं, वो चाहे एक क्लास में इतने सारे हर प्रकार के बच्चे रहते हैं, हर एक बच्चे को वो चीज समझाने की प्रयास की जा रही है। मुझे लगता है ये BGR इंस्टीट्यूट हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही उम्दा है। थैंक यू। आपने अपनी बात को रखा और इस तरीके से बताया कि हाँ, किसी भी विभाग के लिए जो विभाग की जो नींव होती है वो उसके जो भी शिक्षागण हैं उन सबकी एक भूमिका होती है, तब वो जाके रैंक करता है, तब वो कोई विधि का जो भी डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी चीज हो। हमारे घर पे भी अगर हम बात करें किसी चीज को लेके, हमारा घर भी तभी सही से सुचारू रूप से चलता है जब उसमें माता पिता सभी लोग सुचारू रूप से काम करें। तो वैसे ही डिपार्टमेंट है कि जहां सब लोग सही से तरीके से काम कर रहे हैं, तभी आज हमारा डिपार्टमेंट इंडिया लेवल पे 38 और मैं फिर से कहूंगा कि स्टेट लेवल पे 6 लाना आम बात नहीं है। जब सभी लोगों ने उस तरीके से अपना दायित्व को समझा और ईमानदारी से अपना काम किया, तब वो आज दिख रहा है कि आज हम स्टेट में कह सकते हैं गर्व के साथ 6 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर प्रशांत मिश्रा सर की प्रेरणादायक कहानी भी सुनी कि उनकी एकेडमिक जर्नी कैसे रही और क्या राइट्स हैं और किस तरीके से समाज में और हमारा विश्वविद्यालय किस तरीके से एक आगे मील का पत्थर साबित हो रहा है समाज को अवेयर करने के लिए और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए। आपने अभी तक सुना डॉक्टर प्रशांत मिश्रा सर को, धन्यवाद आपका। तो आप लोग हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।